तो जय हिंद दोस्तों, क्लास 12 फिजिक्स के जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेके आ गया हूं क्योंकि आपके फिजिक्स का सबसे वेटेजदार जो चैप्टर है ना यार, वो आपका सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के आज पूरा कंसेप्ट बाय जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीटेड है, आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा कंसेप्ट बताना चाहूंगा सेमीकंडक्टर होता क्या है क्या नहीं है। जो मेटल की रेजिस्टिविटी होती है वो -10⁻² से लेकर 10⁻⁸ तक होता है। तो रेजिस्टिविटी से कंडक्टिविटी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 10⁻² से ये आपका 10⁸ हो जाता है। मतलब इसका इनवर्स कर दो तो ये 10 कंडक्टिविटी निकल जाती है। तो ये आपका मेटल का हो जाता है। इसके बाद इंसुलेटर क्या कहता है, वो कहता है 10⁻11 से लेके 10⁻19 तक रखता है। तो रेजिस्टिविटी ये है, तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, इसका इनवर्स कर दो तो -11 से लेके -19। तो माइनस में तो मतलब ये कंडक्ट नहीं करेगा, यही चीज पता है ना। और अब यहाँ पे आ जाता है एक सेमीकंडक्टर जिसपे बेस आप पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हो। सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये 10⁻⁻5 से आपका 10⁻6 तक होता है। ये रेजिस्टिविटी है, ठीक है, रेजिस्टिविटी। अब कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी हो जाती है 10⁻5 से 10⁻6। तो आप यहाँ पे देख रहे हो इस कंडीशन में तो वो कंडक्ट करेगी, इस कंडीशन में वो कंडक्ट नहीं करेगी। तो यही आपकी थोड़ी सी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का कंडीशन थी जो आपको समझ आ गया। तो ये थोड़ा बस नॉलेज के लिए याद रखना, ये मेटल नॉन मेटल का जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है सेमीकंडक्टर में वो होता है भैया बैंड थ्योरी बताओ। बैंड थ्योरी क्या होती है, मेटल नॉन मेटल और आपका सेमीकंडक्टर की बैंड थ्योरी पे बेस। तो बैंड थ्योरी क्या कहता है, जैसे मैं मेटल की बात करूं, मेटल किसी भी मेटल को उठा लेना, उसमें बैंड थ्योरी में क्या देखते हैं हम कि मेटल बोलता है कि जो आपका कंडक्शन बैंड होगा और जो बैलेंस बैंड होगा दोनों भैया ओवरलैप होंगे। दोनों क्या होंगे, ओवरलैप होंगे, उनके बीच में एक को गुनी का गैप नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, ये आपका बैलेंस बैंड कहलाती है और ये आपका कंडक्शन बैंड कहलाती है। तो क्या होगा, यहाँ पे बैलेंस बैंड में किसी के इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, पड़े हैं। इन्हें भैया थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाएगी ना, रूम टेम्परेचर पे थोड़ी सी भी एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन में भाग जाएगा यहाँ पे कंडक्शन में। क्या भाग जाएगा, यहाँ पे भाग जाएगा। और यहाँ पे भाग गया तो ये क्या करेगा, कंडक्ट करना शुरू कर देगा। क्या करेगा, कंडक्ट करना शुरू कर देगा। तो बैलेंस बैंड में सबसे पहला क्या देखते हैं, मेटल का। तो मेटल का समझ आ गया, ये कंडक्ट करना शुरू कर देगा भैया। अब क्या होता है इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में क्या होता है, ये आपका कंडक्शन बैंड है और ये आपका क्या होता है, बैलेंस बैंड। अब बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ना इतना ज्यादा गैप होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन वहां जा ही नहीं पाता। कितना है, वो है Eg जो है वो होता है ग्रेटर देन आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो क्या होता है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन वहां जा ही नहीं पाता। तो इसको जो नॉन मेटल है उसको हम क्या बोल देते हैं भैया, इंसुलेटर की कैटेगरी में रख दिया जाता है। किसमें, इंसुलेटर की कैटेगरी में रख दिया जाता है। तो इसको इंसुलेटर की कैटेगरी में रख दिया। अब थर्ड भैया आ गया, ये दोनों तो मेटल और नॉन मेटल के हो गए। जिसके बारे में पढ़ना है उसके बारे में तो समझ लो। यहाँ पे क्या है, ये आपका बैलेंस बैंड है, ये आपका कंडक्शन बैंड है। अब क्या होता है इन दोनों के बीच में, यहाँ और यहाँ के बीच में जो डिफरेंस है, इस बार Eg जो है, इलेक्ट्रॉन गैप जो है, मतलब इनके बीच में एनर्जी गैप, वो क्या है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। तो क्या होता है, जिस टाइम पे रूम टेम्परेचर पे है तो समझ लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं जा पा रहे, रूम टेम्परेचर के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को वहां भेज देगा। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही मैंने इसको हीट दिया, जैसे ही मैंने क्या किया, इसको हीट देना शुरू किया, तो एक आगो इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग जाएगा। क्या करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग जाएगा। तो समझ लो 4 थे, 2 भाग गया, तो ये थोड़ा सा कंडक्ट करेगा और जब इलेक्ट्रॉन वह खत्म हो जाएगा तो थोड़ा कंडक्ट नहीं करेगा। तो इससे आपने क्या देखा कि ये थोड़ा तो कंडक्ट करता है और थोड़ा कंडक्ट नहीं करता। यही आपके तीनों को जो बीच में मेटल जो हो गए, मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, नॉन मेटल इसी का भैया उल्टा, ठीक है, और एक आपका सेमीकंडक्टर। ये है तो चैप्टर का नाम है, सब एक काम ये खराब करता है। तो इन तीनों के बारे में आपने क्या पढ़ लिया, कंडक्टर। तो ठीक है, ये तीनों क्या है, कंडक्टर। यहाँ भी आप यार कंडक्टर ही है, ठीक है, समझ जाना। तो ये आप मेटल नॉन मेटल और कंडक्टर की तीनों प्रॉपर्टी आप बैलेंस बैंड थ्योरी से आप समझ जाते हो। बताओ, बिल्कुल क्लियर। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपने यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लिया। ये जो सेमीकंडक्टर है ना, सेमीकंडक्टर को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। कौन सा भाग है भैया, इसको प्योर और इम्प्योर में। ये भी तो प्योर और इम्प्योर होगा। एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है भैया एक्सट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो भैया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है प्योर सेमीकंडक्टर। इतना प्योर होता है जिसका प्रैक्टिकल यूज नहीं होता, सब फेंका जाता है। क्या होता है, इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है तो इसे फेंक देते हैं। अब ये आया इसी के अंदर, प्योर के अंदर हम इम्प्योरिटी मिला दे,
प्योर के अंदर क्या करे, कुछ मिलावट कर दे, ये किया जाए जिससे इसकी प्योरिटी को घटा दिया जाए। ठीक है, क्या किया जाए, प्योरिटी को घटा दिया जाए। तो इस प्योर सेमीकंडक्टर को इम्प्योर करके हम उसे क्या बना देते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है, एक आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप, और एक आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। दो तरह का सेमीकंडक्टर बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये थोड़ी सी थ्योरी थी जो आपको समझ आनी चाहिए। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है ना, जो क्या होता है, ये 15 ग्रुप एलिमेंट, याद रखना, एन को 15 ग्रुप एलिमेंट कहते हैं और पी को आप 13 ग्रुप एलिमेंट कहना। अभी बाद में बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, बस यहाँ पे इतना समझो, इसमें जो डोपेंट मिलाए जाते हैं, इंप्योरिटी मिलाई जाती है, 15 ग्रुप को मिलाया जाता है एन के अंदर और 13 ग्रुप को मिलाया जाता है पी के अंदर। ये हमारी थोड़ी सी थ्योरी थी, बस इसको समझ लो। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आ जाता है वो क्या आ जाता है, रेक्टिफायर। इसके बाद क्या आ जाता है आपका, रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर क्या होता है भैया, रेक्टिफायर हम कहते हैं जो भैया एसी वोल्टेज को, एसी वोल्टेज जानते हो ना, कौन सी एसी वोल्टेज, जो करंट आ रही होती है अल्टरनेटिव चेंज हो रही होती है। किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस के अंदर रेक्टिफायर लगा होता है, वो क्या करता है, एसी को डीसी करंट में चेंज कर देता है। क्या करता है, एसी को डीसी करंट में। एसी करंट क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी लगातार चेंज होती रहती है, एक बार पॉजिटिव होगा तो एक बार नेगेटिव होगा, एक बार नेगेटिव तो एक बार पॉजिटिव। अब डीसी होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, भैया जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो अब ये रेक्टिफायर होते हैं। रेक्टिफायर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, एक होता है भैया आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव और हाफ वेव में डिफरेंस क्या भैया, तो फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड यूज किए जाते हैं। क्या यूज किए जाते हैं, दो डायोड यूज किए जाते हैं। और हाफ वेव में आपके एक डायोड यूज किए जाते हैं। यही क्वेश्चन भी बनता है कि फुल वेव रेक्टिफायर में आपके 2 डायोड्स क्यों यूज किए जाते हैं। तो इसके बाद डायरेक्ट ही मैं ट्रांजिस्टर को ले लेता हूँ, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर आ जाता है। अब ट्रांजिस्टर में भी ये क्या होता है, ट्रांजिस्टर किस तरीके का यूज किया जाता है, तो ये एम्पलीफायर के रूप में किया जाता है, एम्पलीफायर के रूप में किया जाता है। और एक आपका ट्रांजिस्टर का यूज स्विच के रूप में। तो इस पे एक क्वेश्चन बन जाता है स्विच वाला, कि ट्रांजिस्टर का स्विच के रूप में कैसे यूज किया जाता है। तो एक ये क्वेश्चन बन गया। तो देखा, मैंने इतने क्वेश्चन बताए, अब इनमें से आपके 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके पेपर में। जो बताऊंगा उन्हीं में से क्वेश्चन है, बस जितने बताऊंगा उन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ डालना। ठीक है, अब एक चीज जो लास्ट रह गया वो क्या रह गया, ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइस जो है, ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइस। ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइस के अंदर आपका जो है सबसे पहला फोटो डायोड आ जाता है। फोटो डायोड क्या होता है, जो भैया लाइट को क्या करता है, लाइट को क्या करता है, फोटो डायोड लाइट को लेता है। तो फोटो डायोड का सिंबल जो होता है, फोटो डायोड में इसमें लाइट को लेता है। ये रिवर्स बायस पे चलता है। ठीक है, फोटो डायोड, इसका बायस जो होगा वो रिवर्स होगा। याद रखना एक चीज जो बता रहा हूँ, रिवर्स बायस, एक चीज माइंड के अंदर याद रखना। एक जो सेकंड आता है वो आपका एलईडी आ जाता है। एलईडी लाइट जानते हो ना भैया, एलईडी लाइट जो लाइट को इमिट करता है, बाहर की ओर लाइट को निकालता है। तो एलईडी जो होता है वो आपका किस पे, आपका फॉरवर्ड बायस पे चलेगा। किस पे, फॉरवर्ड बायस पे चलेगा। याद रखना एक चीज जो ये बता रहा हूँ, बायस। ठीक है, अभी इसे एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद लास्ट जो हो जाता है वो आपका सोलर सेल हो जाता है। और सोलर सेल भैया कौन सा होता है, सोलर सेल आप जानते ही हो, आजकल डेली यूज हो रहे हैं भाई। लाइट के ऊपर लगा दिया जाता है एक प्लेट सा, सनलाइट आता है उसे सेल देता है। तो ये एनर्जी लेता है ओनली, इसमें कोई बायस नहीं होता। इसके लिए नो बायस्ड, नो बायस। ठीक है, इसके लिए बायसिंग नहीं चाहिए होती, बायसिंग नहीं चाहिए होती। तो ये 3 तरह के ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं, इन्हीं पे बेस आपके क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे यहाँ पे अपने स्क्रीन के पास, कि जेनर डायोड जो है, जेनर डायोड जो होता है वो क्या करता है, तो जेनर डायोड इज ऑलवेज ऑपरेट इन फॉरवर्ड बायस। अब भैया बायस की कहानी आ रही है, तो बायस की कहानी थोड़ी सी एक चीज बता देता हूं मैं, बायस होता क्या है, फिर आप समझोगे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, जब हम अभी बताया मैंने P और N होता है। ठीक है, P और N 2 तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं। तो भैया P और N को ना एक मेटेलिक वो दे दिया जाता है, जिसमें क्या होता है आपका मेटेलिक चीज जोड़ दिया जाता है। तो इस समय ये पार्ट जो है आपका P कहलाता है और ये पार्ट आपका N कहलाता है। तो इस डायोड को जब हम P पार्ट को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, P पार्ट को पॉजिटिव से जोड़े और N पार्ट को नेगेटिव से, ये आपका पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, मतलब हाई वोल्टेज से जब आप किसको, P पार्ट को जोड़ो, तो इसको हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायस। क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायस। जिस टाइम पे P पार्ट आपका किससे
हाई वोल्टेज से जुड़ा हो उसे हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायस। लेकिन भैया जिस टाइम पे आपका पी पार्ट, ये आपका पी पार्ट है और ये आपका एन पार्ट है, तो इस पी पार्ट को मैं क्या कर दूं, आपके नेगेटिव से जोड़ दूं। किससे, नेगेटिव से, और एन पार्ट को आपके पॉजिटिव से। तो नेगेटिव से जुड़ा हुआ होगा तो ये आपका क्या होगा, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस। अब याद रखना भैया, रिवर्स बायस में जो आपकी वो होती है क्या, करंट इतना कम होता है कि रिवर्स बायस में कुछ भी चीज कंडक्ट नहीं करती। क्या करती है, कंडक्ट नहीं करती। तो याद रखना कि रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करती है और फॉरवर्ड बायस में ये कंडक्ट करती है। तो ये है, आप समझ गए होंगे कि जब P आपका हाई वोल्टेज से जुड़ा हुआ है तो फॉरवर्ड बायस, और जब P आपका नेगेटिव से जुड़ा हुआ है तो वो आपका रिवर्स बायस होगा। तो जो जेनर डायोड होता है वो उसमें आपने क्या देखा, वो रिवर्स बायस पे ऑपरेट होता है। तो ये फॉरवर्ड बायस वाला तो होगा नहीं। लोली डॉप्ड जो होगा, मतलब कम से कम डॉप्ड पीएन जंक्शन जो होता है वो रिवर्स बायस पे ऑपरेट नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। मॉडरेट वाला भी नहीं होता। हैवीली डॉप्ड जो पीएन जंक्शन होगा उसी का यूज आप किसमें, रिवर्स बायस डायोड में कर सकते हो। तो आप डी इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट मान लोगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड आपका आ जाता है 1-1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से फंसते हैं जो 1-1 नंबर के होते हैं। यही क्वेश्चन मैंने बताए हैं, जो इनमें 6 बता रहा हूँ, इन 6 के अलावा आपके कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे जो आ जाएंगे, ठीक है। इनमें से सेकंड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, ये पूछ रहा है भैया। देख लो क्या पूछ रहा है। अब देखो इसने बोला रेजिस्टेंस ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद राइज द इन टेम्परेचर। भैया रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। भैया बिल्कुल राइट आंसर बोला है। क्या बोलते हैं, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब जो प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर में जैसे कि जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे आपका रेजिस्टेंस जो होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इसके बाद आपका थर्ड जो क्वेश्चन आ जाता है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन डायोड फुल वेव रेक्टिफायर और ड्रॉ द इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मानूंगा इसको। क्या बोल रहा है ये, आपको पीएन जंक्शन डायोड पहले बताना है, सर्किट डायग्राम यूजिंग पीएन जंक्शन डायोड फॉर अ फुल वेव रेक्टिफायर, मतलब फुल वेव रेक्टिफायर पहले आपको बनाना है, सर्किट डायग्राम, उसकी वर्किंग बतानी है और फिर आपके उसके ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर जो है, उस फुल वेव रेक्टिफायर का कंस्ट्रक्शन कहला गया। अब ये है कैसे, कैसे बनाया गया फुल वेव रेक्टिफायर का, ये फिगर सबसे पहले समझ लो। क्या बनाया मैंने, ये एक एसी सोर्स है हमारा, ये क्या है हमारा, एक एसी सोर्स है। इस एसी सोर्स में एक आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बना दिया मैंने, ये ट्रांसफार्मर ये देख सकते हो। यहां से क्या है, एक दूसरा ट्रांसफार्मर में जिसमें क्या होगा, आपका एडी करंट लगेगा। यहाँ का एसी सोर्स यहाँ पहुंचाएगा, करंट को पहुंचाएगा। देखो यहाँ पे डायोड 1 डायोड 2, पीएन जंक्शन के 2 डायोड मैंने यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे सर्किट यूं बनाया, बताऊंगा। एक आरएल लगा दिया, लोड रेजिस्टेंस, जहां पे क्या होगा, करंट को पहुंचाना है। अब देखो क्या काम होता है, क्या बोलेगा ये बोलेगा कि मैंने इस पॉइंट पे यहां से एसी सोर्स जो है इस टाइम पे ये पॉजिटिव गया, मतलब जो एसी सोर्स होता है वो अपना क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है पोलैरिटी, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। क्या करेगा, ये यहां से पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, पहले ये पॉजिटिव गया, यहाँ पे ये पॉजिटिव पोलैरिटी इसको नेगेटिव कर देगा, समझ लो, ठीक है। पॉजिटिव का जो होता है वो एडी करंट बोलता है कि आप हमेशा अपोजिट देगा। तो ये पॉजिटिव, ए अभी इस टाइम पे नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है, तो ये इस टाइम पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये एन डायोड वो क्या करता है, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब रिवर्स बोलते हैं, क्योंकि पी इस टाइम पे क्या है आपका, नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब रिवर्स बायस हो गया। ये तो कंडक्ट करेगा नहीं, लेकिन डायोड 2 जो है वो क्या काम करेगा, यहां से जाएगा और यहां से करंट को पहुंचाएगा आरएल के थ्रू लेके चला जाएगा और ये पहुंच जाएगा। मतलब जो D2 है वो फर्स्ट कंडीशन में क्या करी, कंडक्ट करी, लेकिन जो D1 था वो कंडक्ट नहीं करा। अब लेते हैं सेकंड पोलैरिटी। सेकंड पोलैरिटी में क्या लूंगा, इस टाइम पे अब ये नेगेटिव हो जाए तो ये नेगेटिव एडी करंट के थ्रू ये आपका पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो सेकंड कंडीशन में क्या होगा, इस टाइम पे ये जो फर्स्ट वाला डायोड है वो कंडक्ट पॉजिटिव है तो करेगा, तो यहां से जो करंट है यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से, ये तो पूरा सर्किट डायग्राम ऐसे ही दिख ही रहा है, ये यहां से जाएगा, ठीक है, सर्किट डायग्राम ये पहुंच जाएगा। लेकिन आपका क्या होगा, जो D2 है वो इस टाइम पे नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है ना,
क्यों? क्योंकि इस टाइम पे ये पॉजिटिव था तो ये इधर जाके पॉजिटिव का अपोजिट पोलैरिटी देगा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव होकर ये क्या करेगा, इसको कंडक्ट नहीं करेगा। तो भैया इस कंडीशन में D1 कंडक्ट करेगा लेकिन D2 कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन ऐसे क्या होगा, जिस टाइम पे D2 कंडक्ट नहीं कर रहा D1 तो कंडक्ट कर रहा है, मतलब आउटपुट तो हमें कहीं ना कहीं से तो आउटपुट मिल रही है ना। तो हमें क्या इसका यही फायदा होता है कि इसमें पूरा का पूरा आउटपुट मिलता है। जैसे मैंने क्या बनाया, एक मेरा ये है, ठीक है, जैसे मैंने आउटपुट और इनपुट का बना देता हूँ, यहाँ पे सही से समझना, ठीक है। जो वेव फॉर्म है उसने कहा इनपुट और आउटपुट का बनाने के लिए, तो वो बनाते हैं। क्या बोलेगा वो वेव फॉर्म, वो कहेगा जो D1 है, D1 इस टाइम पे मैंने क्या लिया है, नेगेटिव पोलैरिटी, तो D1 जो है ऐसे जाएगा। D1 कैसा है, D1 का ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। तो D1 का ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, ये D1 की है इनपुट। D2 का इनपुट क्या रहेगा, वो पॉजिटिव था शुरू में, तो D2 पॉजिटिव रहेगा, ये गया पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें जो आउटपुट मिलेगा, वो तो हमने इनपुट दिया, हमें जो आउटपुट मिलेगा फर्स्ट कंडीशन में ये वाला जो हमें आउटपुट है नहीं मिलेगा, लेकिन ये मिलेगा। तो हमने क्या बोला, हमें आउटपुट ये मिला। अब क्या होगा, सेकंड कंडीशन में ये आउटपुट तो मिलेगा नहीं, लेकिन D1 तो आउटपुट देगा। भैया D1 आउटपुट देगा तो हमारा ये आउटपुट आएगा। फिर क्या करेगा, ये आउटपुट नहीं देगा लेकिन ये आउटपुट देगा, तो ये हमारा आउटपुट ऐसा आएगा, कुछ ऐसा आउटपुट आएगा। लेकिन हमें फुल वेव रेक्टिफायर में एक चीज हमारे लिए जरूरी फायदेमंद हो जाती है, ये हमारा D2 देगा, ये हमारा D1 देगा, ये हमारा D2 देगा, ये हमारा D1 देगा। इसमें फुल वेव रेक्टिफायर में हमारा पूरा का पूरा करंट जो होता है वेव फॉर्म में, पूरा का पूरा हमें आउटपुट मिल जाता है, ग्लिच कुछ भी नहीं होता। लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर में यही दिक्कत हो जाती है, हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड होता है, ठीक है, दूसरा डायोड नहीं होता। अभी उसके बारे में बताता हूं। तो क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन में जब पॉजिटिव होती है तो वो देता है, लेकिन सेकंड कंडीशन में जब नेगेटिव होगा तो वो कहां से देगा। तो उसका जो वेव फॉर्म बनता है, उसका वेव फॉर्म कैसा बन जाता है, इनपुट तो हम ये दे देते हैं, इनपुट हम ये देते हैं, लेकिन आउटपुट हमें क्या मिलता है, ग्लिच सा यूं मिलता है, फिर छोटा सा गैप होता है जो नेगेटिव वाला, फिर ऐसा, फिर छोटा सा गैप ऐसा। तो इसमें क्या होता है, हमें 100% 50% जो है आउटपुट मिलती है, लेकिन उसमें नहीं मिलती। लेकिन जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें भैया 100% हमें क्या मिलती है, आउटपुट मिलती है। तो यही चीज हमारा क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर की वर्क। तो फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग ये ध्यान रखना, इनके जो हैंड रिटन नोट्स है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है। इसमें क्या था, ये कंस्ट्रक्शन याद रखना, कंस्ट्रक्शन में क्या बताया मैंने, उसके बाद वेव फॉर्म याद रखना। इसका वेव फॉर्म क्या बना कि इनपुट हमने ऐसे दिया, ये दिया, अभी नेगेटिव वाले में तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये देगा, ये देगा, ठीक है, फिर ये नहीं देगा, ये देगा, फिर ये नहीं देगा, फिर ये देगा। तो ये देखो पूरा का पूरा आउटपुट हमें मिल रहा होता है। तो इससे हम क्या कर लेते हैं, मजे से फुल वेव रेक्टिफायर का यूज। और 2 डायोड होने का क्वेश्चन पूछ लेता है, 2 डायोड होने का। अभी एक मैंने क्वेश्चन दिखाया ना, ये ड्रॉ द सर्किट डायग्राम यूजिंग पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड का मैंने यूज कर लिया है, 2 डायोड का यूज किया है। फॉर फुल वेव रेक्टिफायर ड्रॉ द इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म्स मैंने बना दिया। 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। बस एक क्वेश्चन इतना सा करना है, इसकी जो थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जो है वो याद करने के लिए मैंने नीचे दे दिया, और मैंने समझाने का तरीका बता दिया। क्या वो जो मैंने बताया वो भी लिख दोगे तो आपका काम बन जाएगा। जो ये आपका होता है रेक्टिफायर, वो क्या काम करता है, बस याद रखें, रेक्टिफायर का काम इतना होता है, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम रेक्टिफायर करता है। फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड यूज किए जाते हैं। दोनों डायोड में फर्स्ट पोलैरिटी पहले पॉजिटिव होती है या नेगेटिव, कुछ भी ले सकते हो। मैंने जैसे उल्टा लिया था, D2 को पहले पॉजिटिव रखा है और ये आपका नेगेटिव है। तो क्या होता है इस कंडीशन से, क्या होता है, फर्स्ट वाला पहले आपका D1 जो कंडक्ट नहीं करेगा, D2 कंडक्ट करेगा, आपके RL के थ्रू आपकी करंट पहुंच जाएगी। अब लेकिन सेकंड कंडीशन में क्या होगा, D1 कंडक्ट करेगा, D2 आपको कंडक्ट नहीं करेगा। अब की जो पोलैरिटी होगी ये होगा, और इसके बाद आपका वेव फॉर्म ये बन के तैयार हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके समझ आ ही गया होगा, 4 नंबर पक्के मान लो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे हो, व्हाट टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विल बी फॉर्म्ड व्हेन द एल्युमिनियम is doped इन सिलिकॉन। क्या बोला इसने कि जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन आप जानते हो, सिलिकॉन आपका 14 ग्रुप का मेंबर होता है, और 14 ग्रुप के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल के अंदर। एल्यूमिनियम जो है भैया 13 ग्रुप एलिमेंट है, 13 ग्रुप एलिमेंट के पास आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब भैया क्या हुआ, मैं इस 4 इलेक्ट्रॉन वाले में 3 इलेक्ट्रॉन वाले को डॉप्ड करूंगा, तो आप क्या देख रहे होगे, ये 13 ग्रुप। अभी मैंने एक चीज बताया होगा, याद होगा सबसे पहले, कि भैया जब पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा तो उसमें 13 ग्रुप को मिलाया जाए। 13 ग्रुप को इसके अंदर मिला रहा, कौन सा टाइप बनेगा, आपने तो पहचान लिया, पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म्ड होगा। कौन सा, पी टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन जो होती है वो माइनॉरिटी में होता है। क्या होता है, माइनॉरिटी, माइनॉरिटी मतलब कम में, और होल्स जो होते हैं वो आपकी मेजॉरिटी में होता है। क्या होता है, मेजॉरिटी में होता है।
इसके बारे में मैंने सेमीकंडक्टर ना एक्सप्लेनेशन पे एक पूरी वीडियो डाल रखी है, नीचे दे रखा है, मैंने उसे जरूर देखना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में होता है, होल्स आपकी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर उसमें होते हैं। देखो मैं इसमें बता देता हूँ कैसे आपका बनेगा, डॉप्ड कैसे होते हैं। ये आपका सिलिकॉन है, ये आपका सिलिकॉन है, ये आपका सिलिकॉन है। सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेंगे, सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे। अब ये क्या करेगा, ऐसे जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये आपके क्या बनाते हैं, चैन बनाते हैं, ठीक। ये क्या बनाते हैं, चैन बनाते हैं। तो ये चैन बनाते जाएंगे। ये सिलिकॉन भैया आए, इन्होंने भी इसके साथ चैन बना लिया, ये बन गया चैन, ये बन गया चैन, ये बन गया चैन, ठीक है। यहाँ पे एल्यूमिनियम को मैंने डॉप्ड कर दिया, तो एल्यूमिनियम के पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है, एक इसके साथ बना लेगा, एक इसके साथ बना लेगा, चलो भैया एक नीचे वाले के साथ बना लिया। सिलिकॉन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे एल्यूमिनियम के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन होते, एक इलेक्ट्रॉन तो रहेगा नहीं, तो यहाँ पे एक होल क्रिएट कर देगा ये, और होल क्रिएट करके एक सिलिकॉन यहाँ पे चल जाएगा, ये इसके साथ बन जाएगा, ये इसके साथ बन जाएगा, ये इसके साथ, और यहाँ पे तो एक होल क्रिएट है, ये इसके साथ मिलेगा ही नहीं। तो क्या देख रहे हो आप कि यहाँ पे बिना कुछ किए एक होल क्रिएट हो चुका है पहले से। अब क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ हीट दूंगा, जैसे ही मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हीट दूंगा, तो हीट देते ही क्या होगा, ये हीट देते ही यहाँ से समझ लो, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन भाग गया। तो देखो तो यहाँ पे 1 2 3 होल्स है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आपने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटी मतलब कम में है, माइनॉरिटी मतलब कम में है, और जो आपके होल्स हैं, होल्स वो आपके मेजॉरिटी में है, मेजॉरिटी मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है। मेजॉरिटी मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में। तो ये 2 कंडीशन याद रखना कैसे आपके पीएन जंक्शन डायोड एक्सटेंसिंग वाले बनते हैं। तो पी और एन कैसे बनता है, जैसे आप मैंने पी का बता दिया कंडीशन, आपने 13 को डाल दिया इसके अंदर, कोई सा भी 13 एलिमेंट को, उसका जो सिलिकॉन के पास होते हैं 4 होते हैं, और जो 13 वाले के ग्रुप के पास है वो 3 ही होते हैं। तो भैया ये यहाँ पे आएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन तो कम लेके आएगा अपने पास, तो चौथा क्या रहेगा, वो एक होल क्रिएट कर लेगा, और फिर जैसे मैं हीट करूंगा 1 2 और निकल जाए, तो देख रहे हो यहाँ पे 3 होल्स हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में हो गया, होल्स मेजॉरिटी में हो गया, तो भैया पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म्ड हो गया। कौन सा, पी टाइप। एन टाइप में क्या होगा भैया, 15 ग्रुप एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा, और 15 के पास क्या होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। वो अपने पास एक तो इसके साथ जुड़ा ही रहेगा यहाँ पे, लेकिन इसकी जगह फॉस्फोरस को डाल देना। किसको, फॉस्फोरस को। 15 ग्रुप एलिमेंट को याद करने का तरीका क्या है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकार, इंडिया सबसे बेस्ट है यार, ये याद रखना। उसके बाद क्या होता है, 13 ग्रुप को याद करने का तरीका क्या है, बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला। अब क्या होता है, ये 15 ग्रुप एलिमेंट आएगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपने पास ज्यादा लेके आता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा लेके आता है। अब भैया यहाँ से 2 3 और निकल गया, तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक पहले से और 1 2, यहाँ पे देखो 2 होल्स है और 3 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो कंडीशन याद रखना, जो आपकी पी एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन आपकी मेजॉरिटी में होता है, और जो होल्स होते हैं आपके माइनॉरिटी में होता है। तो ये 2 तरह के आपके सेमीकंडक्टर यहाँ पे फॉर्म्ड होते हैं एक्सट्रिंसिक में, पी और एन। अब आया द करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर इन अ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज इतना, मतलब करंट गेन जो है, मतलब बीटा बोलते हैं करंट गेन को। इट्स करंट गेन इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन वुड बी, मतलब करंट गेन पूछ रहा है कि कितना होगा। करंट गेन का फॉर्मूला याद रखना, मैं बता देता हूँ फॉर्मूला। बीटा इज इक्वल टू जो होता है वो होता है अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, बीटा इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा 0.95 दिया हुआ है आपको, अपॉन में 1 माइनस 0.95 है, ठीक है। अब इसको क्या करूँगा मैं, 0.95 है और अपोन में यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, 0.05 आ जाए, 2 से तो पॉइंट कट जाए, यहाँ से आ जाए 19। भैया देखो 19 किसमें, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, किसी भी बीटा गेन करंट गेन को जो भी निकालना आ जाए तो आप इस फॉर्मूले को लगा देना, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपोन में 1 माइनस अल्फा, खत्म हो गया। सेमीकंडक्टर का अब लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे देखो इसने ड्रॉ डायग्राम शो अ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन और रिवर्स बायस पीएन जंक्शन। ये मैं मानता हूं कि आपको समझ आ गया, अभी मैंने ये क्वेश्चन बताया भी था। क्या बोला था, रिवर्स और फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन को मैंने बनाया था ना, नहीं आपने देखा तो मैं एक बार दोबारा बना देता हूं। क्या है मेरा रिवर्स और फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन, तो रिवर्स और फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन होते क्या है, मैंने क्या बोला था, एक डायोड बना दो, क्या बना दो, एक क्वेश्चन देख लिया ना, क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पे, ये बना दिया मैंने। इस डायोड को अगर मैंने पॉजिटिव से जोड़ दिया भैया, तो पॉजिटिव से जोड़ते ये पी और एन होता है, तो पी को अगर पॉजिटिव से जोड़ दिया तो ये भैया हमारा फॉरवर्ड बायस है। का बायस है, ये फॉरवर्ड बायस है। और भैया जब हमने डायोड बनाया और ये डायोड के हमने नेगेटिव से जोड़ दिया ना, नेगेटिव से, और नेगेटिव से जोड़ते ही डायोड भैया क्या हो गया, ये पी और एन है, तो पी को नेगेटिव से जोड़ दिया ना, तो ये बन गया हमारा रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में कभी कंडक्ट नहीं करेगा, याद रखना। याद रखना कि जो आपका पीएन जंक्शन डायोड है ना, पीएन डायोड जो है वो कभी रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करेगा, हमेशा फॉरवर्ड बायस खोजेगा, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट ये रहा,
क्या बोला इसने, ड्रॉ द डायग्राम शो अ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन एंड अ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन। समाप्त क्वेश्चन। समझ आया कैसे क्वेश्चन आते हैं? चलो भैया ये समझ आ गया आपको, मैं मानता हूं। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज रेक्टिफायर? होता क्या रेक्टिफायर? क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज रेक्टिफायर। क्वेश्चन दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा तो मैं इसे बड़ा कर देता हूं जिससे आपको दिखने लग जाए। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज रेक्टिफायर। व्हाट इज रेक्टिफायर? अभी मैंने बताया रेक्टिफायर इज अ डिवाइस which can be convert AC voltage into DC voltage। रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो AC वोल्टेज, AC करंट को DC करंट, डायरेक्ट करंट में चेंज करता है। ऐसे डिवाइस को हम रेक्टिफायर कहते हैं। चलो भैया रेक्टिफायर का काम हो गया। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर। देखा वही क्वेश्चन आ गया अभी जो मैंने बताया था, दोबारा नहीं बताऊंगा, समझ आ गया ना? फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग 2 डायोड्स। 2 डायोड्स का यूज किया था ना मैंने, एक डायोड 1 एक डायोड 2। पीछे देख लेना वीडियो को करके, यही क्वेश्चन है। मैं बस याद रखना क्वेश्चन कैसे आपके पेपर में मिल जाते हैं ना, वैसे क्वेश्चन बता देता हूं। तो ये क्वेश्चन भी आप समझ गए, इस क्वेश्चन को मैं अब भगा देता हूं। ये क्वेश्चन आप समझ गए। आपके ये क्या है, ये आपके गेट्स हैं। अब बहुत जने बोले कौन सा गेट है, इंडिया का गेट है, कौन सा गेट है, ठीक है। अब भैया सबके घर में गेट होता है ना, ये वो गेट नहीं समझ लेना। इसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर गेट्स। गेट्स का यूज किस लिए किया जाता है भैया? कोई हम वैल्यू को दे रहे हैं, करंट की वैल्यू को दे रहे हैं, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कैसे करंट कैसे जाएगा, क्या जाएगा? तो यहाँ पे 3 तरह का हम गेट बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? 3 तरह का गेट। वो गेट को हम क्या नाम दे दिया? क्या? सेमीकंडक्टर गेट। गेट को नाम क्या दे दिया? गेट। गेट गेट क्या होता है? इस पे भी मैंने वीडियो बना रखा है, जरूर देखना। आप सब देखते नहीं हो यार। सबसे पहला गेट होता है आपका कौन सा? नॉट गेट। कौन सा गेट? नॉट गेट। इस गेट को कहते हैं भैया जो भी वैल्यू हम देंगे उसका उल्टा कर देगा। सेकंड गेट होता है आपका एंड गेट। क्या कौन सा गेट? एंड गेट। एंड गेट काम क्या करता है? जो भी हम वैल्यू देंगे उन दो के मल्टीप्लाई कर देगा। क्या कर देगा? मल्टीप्लाई। 2 वैल्यू इसके लिए चाहिए होता है, दोनों का मल्टीप्लाई करेगा। थर्ड जो होता है वो आपका और गेट होता है। और गेट मतलब जानते हो भैया, जो भी देंगे हम उसको प्लस कर देगा, जोड़ देगा, ये जोड़ेगा, ये हमारा मल्टीप्लाई करेगा, ये भैया उल्टा कर देगा। क्या करेगा? ये याद रखना, ये लगा देता हूं सिंबल उल्टा करने का। इसका जो सिंबल होता है ऐसा होता है, कुछ ऐसा सिंबल। क्या होता है? एगो यहाँ पे ना टिकली सा निकाल देता है और ये सिंबल होता है। ये एंड गेट के सिंबल होता है डी। बना दो डी। कौन सा भैया? डी। ऐसा डी होता है ना, ये डी बना दो और यहाँ से निकाल दो। ये और गेट के सिंबल होता है ना, और गेट के ऐसे ले जाओ, ऐसे लेके आओ और थोड़ा सा ऐसे ले आओ। ये देखो क्या मस्त सा सिंबल बना है ना, ये आपका और गेट का सिंबल होता है। इस सब का ना 2 इनपुट देना पड़ता है, ये अकेला का 1 इनपुट लेता है। तो अब यहाँ पे तीनों गेट की मैं ट्रूथ टेबल बना के बता देता हूँ जिससे आपको समझ आना चाहिए। तो सबसे पहले हम नॉट गेट का बनाते हैं। सबसे पहले किसको? नॉट गेट को इंट्रोड्यूस करता हूँ। नॉट गेट कौन सा नॉट गेट है? इसमें हम क्या कहते हैं, जैसे ही 1 इनपुट दिया जाता है, नॉट गेट में क्या किया जाता है? 1 इनपुट दिया जाता है। तो भैया 1 इनपुट ए दिया मैंने, तो ए से क्या होगा? ए इनवर्स आएगा। तो इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। क्या? ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल क्या होता है भैया? मैंने क्या किया, आपको इनपुट दिया, क्या इनपुट ए दिया तो मुझे मिला क्या? ए नोट। मैंने 1 दिया तो मुझे उल्टा 0 मिला, 0 दिया तो 1 मिला। याद रखना जो भी ये वैल्यू होती है, ये वैल्यू 1 और 0 की टर्म में ही लिखी जाएगी, उसके अलावा कोई टर्म यूज नहीं किया जाता। तो इसका ट्रूथ टेबल देख रहे हो, 1 दिया तो 0 दिया, 0 दिया तो 1 दिया। इसका ट्रूथ टेबल इतना सही होता है, ठीक है। इसका ट्रूथ टेबल इतना सही होता है, नॉट गेट का है। अब इसके बाद नॉट गेट के बाद कौन सा आ गया? एंड गेट। एंड गेट सेकंड होता है आपका कौन सा? एंड गेट। एंड गेट क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है। तो भैया इसका क्या होता है? इसमें हम 2 इनपुट देते हैं, क्या? ए और बी देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे इसमें हम देंगे ए और बी। ए देंगे फिर बी देंगे, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा और ए बी लिख देगा। ए दिया हम 1, ठीक है, बी दिया समझ लो हम 0, तो क्या करेगा? ये 1 और 0 को मल्टीप्लाई करके क्या देते हैं? 1 और 0 0, तो लिख दिया 0। अब इसको दे दिया हम 0, इसको दे दिया हम 1, मल्टीप्लाई करके 0 ही तो आएगा। अब क्या किया? इसको भी दे दिया 0, इसको भी दे दिया 0, तो 0 0 0 ही तो आएगा। और इसको दे दिया 1, इसको दे दिया 1, तो 1 1 1 आ जाएगा। तो देख रहे हो 3 कंडीशन में 0 आया, 1 कंडीशन में 1 आया। तो एंड गेट की जो वैल्यू होगी वो 3 कंडीशन में 0, 1 कंडीशन में 1 आती है, तो वो एंड गेट होगा, ठीक है। इसका ट्रूथ टेबल आपका ये बन जाए। एंड गेट का सिंबल जानवे करते हो, ऐसा थोड़ा सा खिंचवा के ना डी बना देता है, ठीक है। क्या कर देता है? डी बना देता है। इसको हम क्या कहते हैं? आपका एंड गेट। तो ये एंड गेट हो गया। अब इसके बाद आता है और गेट। और गेट कौन सा गेट होता है भैया? और गेट तो थोड़ा डिजाइन ही बनता है, यूं आया यूं आया, ठीक है। ऐसे ले गया, ऐसे एगो दिया, एगो दिया, यहाँ पे ए दे दिया हम,
यहाँ पे बी दे दिया, तो यहाँ से निकलेगा क्या, ए प्लस बी निकलेगा। तो ये क्या करता है, ये इसका इनपुट और आउटपुट क्या होता है भैया, देखो जैसे मैंने ए दिया बी दिया तो ये करेगा क्या, ए प्लस बी कर देगा। तो ए हम दिया समझ लो 0, बी भी 0, तो 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 होगा ना। 0 दिया 1 दिया तो 0 प्लस 1 क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पे 1 दिया, यहाँ 0 दिया तो 1 होगा। और 1 प्लस करके 2 मत लिख देना भैया, 1 और 1 1 होता है यहाँ पे, ठीक है। क्यों 1 होता है, अब याद रखना ये आपका बाइनरी लैंग्वेज को यूज किया जाता है। बाइनरी लैंग्वेज यहाँ पे ऑपरेशन होता है कि 1 और 1 प्लस होकर 1 ही आएगा, क्योंकि 0 और 1 के टर्म में ही आपकी वैल्यू होती है बाइनरी लैंग्वेज, उसके अलावा कोई और लैंग्वेज में नहीं होती। कहीं और 1 और 2 लिख दो और खुश होके आ जाओ। तो ट्रुथ टेबल इसका देख रहे हो, उसमें क्या था, 1 1 था तो 3 0 थे, यहाँ 3 1 है तो 1 0 है, ठीक है। तो ये आपका और गेट का होता है। तो ये आपने गेट तीनों पढ़ लिए, ठीक है, ये तीनों गेट आपने पढ़ लिए। अब एक आता है भैया नैंड, कौन सा, नैंड, नैंड गेट, एक नोर गेट, कौन सा, नोर गेट। तो नैंड और नोर का सिंबल कैसा होता है भैया, नैंड बोलता है पहले एंड लगाओ और फिर नोट लगाओ। नोट मतलब जो उल्टा करता है। तो ये क्या बोलता है, ए दूंगा बी दूंगा तो ये ए और बी को तो मल्टीप्लाई करेगा, पहले ए और बी को क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। और ये नोट क्या करेगा, इसको उल्टा कर देगा, ए मल्टीप्लाई बी करके इसके ऊपर उल्टा, जो भी वैल्यू आएगी उसका उल्टा कर देगा। ये क्या होता है, कहता है पहले हम प्लस करूंगा, पहले क्या करूंगा, प्लस करूंगा दो को वैल्यू के, जो भी वैल्यू आएगा फिर दोनों के हम उल्टा कर दूंगा, क्या करूंगा, उल्टा। तो यहाँ ए दिया मैंने बी दिया तो ए और बी को क्या करेगा, ये ए प्लस पहले बी कर देगा और ए प्लस बी जो वैल्यू आया है ना वो ए प्लस बी के वैल्यू के उल्टा कर देगा। अब इन दोनों के ट्रुथ टेबल में ना बहुत लड़ाई होगा। देखो इन दोनों के ट्रुथ टेबल बनाता हूं, जैसे ए हुआ बी हुआ तो फिर ए और बी मल्टीप्लाई निकाल लो, फिर ए बी नोट निकाल लो, 4 को निकलेगा। तो ये समझ लो 0 दिया तो 0 और 0 का गुना कितना होता है, 0 और 0 का उल्टा क्या होगा, 1। देख रहे हो आउटपुट क्या मिला। अब क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही मैंने 0 दिया 1 दिया तो 0 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा, लेकिन उल्टा कर दूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब क्या होगा, 1 और 0 दूंगा तो ये 0 आएगा, 0 का ये क्या होगा, 1 होगा तो ये 0। अब ये क्या होगा, यहाँ पे मैंने जैसे दिया 1 और 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा, लेकिन उसका उल्टा 0। अब नोर गेट, अब ये गेट का काम होता है, ये जैसे ही मैंने ए को समझ लो ए बी फिर a प्लस बी, ठीक है, और उसके बाद a प्लस बी का नोट। तो a को दिया मैंने 0, b को दिया 0 तो 0 0 प्लस करूंगा तो 0 और इसका उल्टा 1। अब क्या होगा 1 और 0, तो 1 और 0 का क्या होगा, किसका 1 हो जाएगा, 1 और 0 को 1 1 1 का उल्टा 0। तो यहाँ पे क्या लिखा 0 1, तो 0 1 क्या होगा, ये आपका 1 1 को क्या करूंगा मैं उल्टा तो 0। तो यहाँ क्या होगा 1 और 1 1 और 1 2 नहीं 1 और 1 का उल्टा 0। तो देख रहे हो इसका ट्रुथ टेबल आपका एंड गेट की तरह आया, किसकी तरह, एंड गेट की तरह। तो ये थोड़े आपके ट्रुथ टेबल बनाने आपको आने चाहिए, जिसके कारण आपके 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको समझ आए। तो मैंने सारे गेट जो थे वो कंप्लीट करवा दिए। अब गेट क्या हो गया हमारे सारे कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे गेट के क्वेश्चन पे क्या बोला इसने, बोला भैया ये गेट बना दिया मैंने, इस गेट से बताओ कि मैं कौन से गेट पे पहुंचूंगा, एंड गेट पे पहुंचूंगा, और गेट पे पहुंचूंगा, नॉट गेट पे पहुंचूंगा और नोर गेट पे पहुंचूंगा, कौन सा गेट मेरे पे काम आएगा ये। अब देखो मैंने क्या बताया था, कभी भी नैंड गेट हो, कौन सा, नैंड, याद है ना, ये नैंड ही है, डी बना के आगे लगा दिया चोंच, नैंडी गेट था ना ये, तो ये नैंड गेट है। पी आया, पी को यहां रखा तो देखो दो एक ही बार पी आ रहा, तो ये क्या करेगा, पी आया तो यहाँ पे पी निकलेगा और यहाँ पे पी नोट कर देगा, ये उल्टा कर देगा ना, पी को क्या कर देगा, ये उल्टा कर देगा। नैंड गेट यही तो करता है, जो भी वैल्यू आती है उस वैल्यू को क्या कर देता है, उल्टा। तो ये पी नोट आएगा यहाँ पे, और क्यू इधर से आएगा तो ये क्यू नोट हो जाएगा, क्यू नोट हो जाएगा। अब भैया पी नोट और क्यू नोट इसके अंदर जाएगा तो दोनों एक दूसरा का पहले मारेगा, दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, पी क्यू का ऊपर एक बार नोट लगा दो। अब एक बार नोट तो था ही भैया, दूसरा बार एक बार वो नोट आ जाता, पी क्यू के ऊपर नोट के ऊपर नोट। भैया ये जो प्रॉपर्टी होती है वो कहता है कि पी प्लस क्यू आ जाएगा, क्या बोलता है ये, पी प्लस क्यू आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी है, क्या है ये, प्रॉपर्टी है, फॉर्मूला है। और पी प्लस क्यू किसका होता है भैया, और गेट का होता है, मतलब किसी भी वैल्यू को क्या करेगा वो प्लस करके निकालता है कोई भी गेट, तो कौन सा गेट होता है, और गेट होता है। और कोई सा गेट तो है ना होता भैया, और गेट लगा दो, ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत हो ना हो। डायग्राम यूजिंग एक्सप्लेन करना डिप्लीशन रीजन को, पोटेंशियल बैरियर को, डेवलपमेंट और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। हमें पीएन जंक्शन को क्या करना है, फॉर्मेशन को बताना है, कैसे फॉर्मेशन होती है। भैया पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन कैसे होती है, पहले ये पता होना चाहिए कि पीएन जंक्शन होता क्या है। तो भैया पीएन जंक्शन क्या होता है,
एक ऐसा जंक्शन जो P और N, P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप दोनों का मिक्सर से मिलकर के बना हो, उसे हम PN जंक्शन क्या कहते हैं, फॉर्मेशन। अब PN जंक्शन की फॉर्मेशन कैसे होती है भैया, देखो मैंने क्या किया, एक मेरा ये है, एक मेरा ये है, ठीक है, एक मेरा ये है, एक मैंने लिया कोई स्लाइड, उसके अंदर एक तरफ मैंने P को, ठीक है, एक तरफ मैंने P को, एक तरफ मैंने N को डॉप्ड कर दिया, यही तो काम करूंगा ना, दोनों को मिलाना है। तो अब P में आप जानते हो भैया, P हमारा क्या होता है भैया, जिसमें होल्स ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, यही होता है ना। P मेरा होल ज्यादा है, होल क्या है, ज्यादा 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 ज्यादा, इसमें N में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, यही होता है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में होता है। अब भैया माइनॉरिटी को भी तो दिखाना पड़ेगा ना भैया, वरना माइनॉरिटी वाला मारेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में, यहाँ होल्स माइनॉरिटी में होता है, ठीक है। इन सब की वर्किंग मैं नीचे आपको दे दूंगा PDF, डोंट वरी, उसकी लिए मत सोचना, ठीक है। अब क्या होगा इस जंक्शन के अंदर, PN जंक्शन के अंदर क्या होता है, सबसे पहला एक चीज क्या, डिफ्यूजन करंट या डिफ्यूजन करंट, ठीक है, या डिफ्यूजन एक चीज। दूसरा वर्ड बोला जाता है क्या, आपका पोटेंशियल बैरियर, क्या, पोटेंशियल बैरियर, ठीक, बैरियर। थर्ड चीज पूछा जाता है आपसे क्या, पोटेंशियल बैरियर हो गया, ये हो गया, एक आपका ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट, ठीक है, ड्रिफ्ट करंट, ठीक। उसके बाद आपसे और कुछ तो नहीं है, एक फोर्थ पूछ लिया आपके डिप्लीशन रीजन, क्या पूछ लिया, डिप्लीशन रीजन, ठीक है, डिप्लीशन रीजन। ये चार चीज आपको पता होना चाहिए। आप क्या पढ़ लोगे, PN जंक्शन की फॉर्मेशन समझ लोगे, ये चार चीज को पता होनी चाहिए, PN जंक्शन की फॉर्मेशन समझ लोगे। अब क्या किया भैया, मैंने PN जंक्शन बना दिया। अब क्या होगा, समझ लो आपका जो होल्स होते हैं ना भैया, वो पॉजिटिव होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। भैया दो लाइक टर्म चार्ज मिलेंगे तो वो एक दूसरा को क्या करेंगे, एक दूसरा को खींचेंगे, प्यार करेंगे, क्या करेंगे, प्यार। अब ये पॉजिटिव वाला उधर जाएगा, नेगेटिव वाला उधर जाएगा, दोनों एक दूसरे से मिलेगा, थोड़ा खुशी उसी मनाएगा, बहुत साल बाद मिला होगा ना, तो क्या करेगा, अब यहाँ पे जाके यहाँ पे खुशी मनाएगा। तो आप देख सकते हो ये क्या करेगा, ये होल्स इधर को भागेगा, इलेक्ट्रॉन इधर को भागेगा, होल्स इधर को भागेगा, इलेक्ट्रॉन इधर को भागेगा। बस ये याद रखना, मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या हो गए, मेजोरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी की बात नहीं हुई अभी, मेजोरिटी। तो जिस टाइम पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल P2N एंड मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन N2P, याद रखना क्या बोला मैंने, P2N होल्स और N2P क्या, इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर दे, मूव करना शुरू कर दे, तो उससे प्रोड्यूस करंट को हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। भैया प्यार मिलेगा तो थोड़ा तो सटे उठेंगे ही ना यार, तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ दोनों खिंचाव दे यार करेगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से मिलन करेगा, तो इसके कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा ना, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलता तो हमेशा करंट प्रोड्यूस होता था, यहाँ करंट प्रोड्यूस होगा ना, ओकरा का नाम क्या दे देते हैं हम, डिफ्यूजन करंट। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट। अब ये डिफ्यूजन करंट हमारा काम हो गया, समझ आ गया ना डिफ्यूजन करंट का। अब डिप्लीशन रीजन क्या होगा हमारा, हमारे ये पोटेंशियल बैरियर है, यहाँ पे जैसे ही हमने ये बनाया, अब इसमें क्या होगा ये चीज, अब यहाँ पे होल्स है, यहाँ होल्स है, ठीक है, यहाँ होल्स थे, यहाँ होल है, यहाँ होल है, यहाँ होल है, यहाँ होल है, यहाँ होल है। अब क्या भैया, यहाँ पे माइनॉरिटी भी तो होंगे, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन है, समझ लो इलेक्ट्रॉन क्या है, मेजोरिटी में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, मेजोरिटी में। माइनॉरिटी में क्या है भैया, होल से तो था यहाँ पे, तो माइनॉरिटी में क्या है, इसमें होल्स है, माइनॉरिटी में क्या है, होल्स है। जैसे ही ये होल्स जो है, जैसे ही ये होल्स इधर को भागे, ये इलेक्ट्रॉन इधर को भागे, तो ये जहां से अपनी जगह छोड़ेंगे ना, जहां से ये अपनी जगह छोड़ेंगे, तो क्या होता है, जहां से अपनी जगह छोड़ेंगे, तो ये था यहाँ पे होल्स था, यहाँ पे होल्स था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी वाले जो थे, मेजोरिटी वाले वो यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है, हम देखेंगे। और यहाँ पे जो है आपके छोटे माइनॉरिटी वाले इलेक्ट्रॉन
यहाँ होल्स, यहाँ होल्स, यहाँ होल। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से जैसे पॉजिटिव जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा, पॉजिटिव जाएगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, उल्टे चार्ज छोड़ के जाते हैं, नेगेटिव जाएगा यहाँ से तो पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो रीजन होता है, ये स्पेस रीजन, कौन सा, ये स्पेस रीजन जो कंटेन करके रखता है ई मोबाइल चार्ज को। ई मोबाइल चार्ज मतलब ये चार्ज हिलते डुलते नहीं है, ये जहां पे हैं वहीं बने रहते हैं। तो ये जो ई मोबाइल चार्ज को कंटेन करके रखता है जो रीजन, इस रीजन को ही हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। क्या बोलते हैं भैया, डिप्लीशन रीजन। एक ऐसा रीजन जो ई मोबाइल चार्ज को कंटेन करके रखे और ये जो चार्ज है वो हिलते डुलते नहीं है भैया, ई मोबाइल चार्ज है। तो ई मोबाइल चार्ज जो स्पेस रीजन विच कंटेन द ई मोबाइल चार्ज इज नोन एज डिप्लीशन रीजन। क्या बोलते हैं जिसे, डिप्लीशन रीजन। अब भैया क्या हुआ, जैसे डिप्लीशन रीजन बना तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव बना, तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करेगा, एक नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके कारण क्या होगा, अब ये पॉजिटिव वाला इसको इधर आने नहीं देगा, ये नेगेटिव वाला इसको इधर नहीं जाने देगा। तो अब यहाँ पे जो आन जान की जो थी, प्यार करने की जो थी, वो अब कमी होती जाएगी, ये पॉजिटिव इससे नहीं मिल पाएगा। नेगेटिव और पॉजिटिव के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के कारण मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, तो भैया अब तो इधर से उधर जा नहीं सकते, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए जाना बंद। तो भैया मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अब इधर जा नहीं सकते, तो इनके बीच में नेगेटिव और चार्ज, मतलब जो डिप्लीशन रीजन के बीच में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को हम क्या कहते हैं, आपका पोटेंशियल बैरियर। क्या कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर। तो बस याद रखना इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल बैरियर कहा जाता है। इस इमोबाइल कंटेन का चार्ज को क्या कहते हैं हम, क्या आपका चार्ज कंटेन को डिप्लीशन रीजन कहते हैं। मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर P2N होल्स और N2P इलेक्ट्रॉन जब जाए तो उसे हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं। 3 वर्ड समझ आ गया। अब एक बचा है ड्रिफ्ट करंट। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा भैया, यहाँ से होल तो इधर जा नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन तो इधर जा नहीं सकता, दोनों में अब लड़ाई छिड़ेगी, ये करेगा भैया, लेकिन यहाँ पे खेल जाएंगे कौन, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वाले। कौन, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन बोलेगा भैया ये मुझे थोड़ी ना रोक पाएगा, मैं तो वहां जा सकता हूं। तो अब खेलेंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन भागेगा कहां पे, अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर P2N क्या इलेक्ट्रॉन भागेगा और N2P आपका होल्स भागेंगे। तो जिस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के बाद माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन P2N और N2P होल्स जाने लग जाए, इसके कारण जो करंट प्रोड्यूस हो उस करंट को हम कहते हैं भैया ड्रिफ्ट करंट। क्या बोलते हैं हम, ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट। तो इस करंट को याद रखना, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर N2P, कौन से N2P आपके होल्स और P2N आपके इलेक्ट्रॉन्स जाने लग जाए, तो उस कारण जो करंट प्रोड्यूस होता है उसे हम ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। कौन सा करंट कहते हैं, ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। ड्रिफ्ट करंट की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब बोला जाता है चारों तो पॉइंट हमने पढ़ लिए, कौन से आपका सबसे पहला डिफ्यूजन, P2N N2P, P2N होल्स और N2P आपका इलेक्ट्रॉन जाए, उसके कारण जो करंट प्रोड्यूस हो वो आपका कौन सा, डिफ्यूजन। पोटेंशियल बैरियर कौन सा, मतलब पहले डिप्लीशन रीजन देख लो, मतलब जब इधर से जाने P2N और N2P जाने के बाद ये मोबाइल चार्ज कंटेन होते हैं, उस रीजन को हम क्या कहते हैं, आपका डिप्लीशन रीजन। अब जो डिप्लीशन रीजन में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, उन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का जो पोटेंशियल होता है उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। इसके कारण जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के कारण क्या होता है कि आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भागने शुरू हो जाते हैं। तो P2N इलेक्ट्रॉन और N2P आपके होल्स, तो उसके कारण जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। अब पूछा जाता है कि कब फॉर्मेशन होगा, ये तो कंडीशन पढ़ ली, पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन कब होगी, तो बोलता है भैया जिस टाइम पे डिफ्यूजन करंट, कौन सा करंट, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट। कौन सा करंट, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट के मैग्नीट्यूड, क्या मैग्नीट्यूड, याद रखना जिस टाइम पे डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट के मैग्नीट्यूड
इक्वल हो जाए उस टाइम पे आपका पीएन जंक्शन फॉर्म्ड हो जाएगा। कौन सा जंक्शन? जिस टाइम पे ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट की वैल्यू सेम हो जाएगी भैया, डिफ्यूजन करंट आपका क्या हो जाएगा, मतलब जो पीएन जंक्शन है वो फॉर्म्ड हो जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन था वो यहीं पे क्या हो जाता है, समाप्त। क्वेश्चन क्या था यहाँ पे देख सकते हो, इसने बोला ड्रॉ द डायग्राम एक्सप्लेन हाउ। डायग्राम ड्रॉ कर दिया, कैसे ड्रॉ किए, 2 डायग्राम वहां दिखा दिए मैंने। अब ये क्या होगा, इस पे डिप्लीशन जोन को बताना है। डिप्लीशन जोन समझ आ गया, पोटेंशियल बैरियर, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच का जो डिफरेंस हो, पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे कहते हैं। अब डेवलप ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, दोनों करंट के बता देना है, दोनों करंट के मैग्नीट्यूड जब सेम हो जाए तो पीएन जंक्शन फॉर्म्ड हो जाता है। मतलब आप कंडीशन समझ गए। डिस्क्राइब द सिंपल कैपेसिटर फिल्टर सर्किट फॉर स्मूथनिंग द रेक्टिफायर वोल्टेज ऑब्टेन फ्रॉम द जंक्शन डायोड रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर द्वारा जो आपका स्मूथनिंग लाता है, मतलब जो रेक्टिफायर द्वारा जो आपका जो आउटपुट मिला था, याद है ना आउटपुट कैसा मिला था, ऐसा आउटपुट आया था ना कुछ, ये आउटपुट ये आउटपुट ये आउटपुट। तो ये कहता है ना कि उसमें कुछ ग्लिच सा होता है, ऐसा कुछ ग्लिच सा होता है। तो उस ग्लिच को हटाने के लिए हमें कैपेसिटर सर्किट डिवाइस का यूज करते हैं। तो इसने बोला उसी सर्किट डिवाइस का आपको ड्रॉ करना आउटपुट वोल्टेज कर्व व्हेन कैपेसिटर इज यूज फॉर द फिल्टर एसी, मतलब उसका आपको एक ड्रॉ करना है ग्राफ। अब क्या बोला जाता है, यही आपका ग्राफ है, मैंने बना भी दिया कि जैसे ही आपने एक यहाँ पे समझ लो ये है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे आपका एक रेक्टिफायर था, क्या करता है ये आपका यहाँ पे क्या था, रेक्टिफायर। जो मैंने रेक्टिफायर आपको दिखाया था फुल वेव रेक्टिफायर, वो समझ लो। यहाँ से क्या करता है, एक यहाँ पे कैपेसिटर होता है लगा हुआ, यहाँ पे क्या होता है कैपेसिटर जो फिल्टर करता है सर्किट को, और यहाँ पे आपका एक लोड रेजिस्टेंस लग जाता है। क्या हुआ, रेक्टिफायर से जो भी आउटपुट आता है, तो रेक्टिफायर से आउटपुट आपका ये आ जाता है। रेक्टिफायर का आउटपुट क्या आया था, ये आया था। ठीक है, ये तो ये कहता है कि इसमें थोड़ा सा ग्लिच होता है, तो उस ग्लिच को हटाने के लिए ऐसा कुछ सा ग्लिच होता है, तो इस ग्लिच को ये ग्राफ आपको ड्रॉ कर देना है। ये आपका कैपेसिटर ग्लिच को ठीक करने वाला वेव फॉर्म है। हो गया, समझ आया ना, इतना सा करना था, बस आपका सॉल्व हो गया। बोल रहा है व्हाट इज जेनर डायोड। जेनर डायोड एक ऐसा डायोड होता है जो रिवर्स बायस पे ऑपरेट होता है, और क्या रिवर्स बायस पे ऑपरेट होगा, ब्रेक डाउन वोल्टेज का यूज करके ये वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में यूज किया जाता है। एक ये जेनर डायोड है। विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन हाउ डज इट एक्ट वोल्टेज रेगुलेटर, यही बोला ना, रेगुलेशन है। तो ये चीज आपको बताना है। तो मैंने जो बताया ना वही है भैया, क्वेश्चन भी वही था। ये सर्किट डायग्राम फर्स्ट क्वेश्चन आपने समझ लिया, ये बनाना था ग्राफ, अब बना देना यार। ठीक है, सर्किट डायग्राम का। अब क्या बोला उसने कि इसका पहले सर्किट डायग्राम बनाओ जेनर डायोड का। भैया जेनर डायोड होता है ना, जैसा हमारा वो था ना पीएन जंक्शन डायोड, वो ये होता है। बस यहाँ पे ना वो जेड नियर ऐसे बना देता है यार, ये जेनर डायोड बन गया। बताओ यार, पागल बनाता है ना जेनर डायोड। इसको क्या कहता है, सिंबल है आपका जेनर डायोड का। अब क्या करता है, जेनर डायोड बोलता है भैया यहाँ पे एक डीसी वोल्टेज है, कोई डीसी वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पे मैं एक सीरीज रेजिस्टेंस लगा देता हूँ। ठीक है, और सीरीज रेजिस्टेंस के बाद यहाँ निकाल देता हूँ, यहाँ से मैंने एक जेनर डायोड लगा दिया। क्या कर दिया, एक जेनर डायोड लगा दिया। जेनर डायोड यहाँ गया और यहाँ से ये गया, यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस को लगा दिया। ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। यहाँ पे मैंने 6 वोल्ट का समझ लो अनरेगुलेटेड, ठीक है, अनरेगुलेटेड वोल्टेज को भेज दिया। ठीक है, ये हमारा वोल्टेज जा रहा है, ये हमारा RS लगा हुआ है, ये हमारा RL है। क्या कहता है, ये वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में यूज कैसे किया जाता है कि ये ना रिवर्स बायस पे ऑपरेट किया जाता है। क्या किया जाता है, रिवर्स बायस पे। और रिवर्स बायस में बहुत कम करंट होता है, रिवर्स बायस में बहुत कम करंट। और ये यूज किसका करता है, रिवर्स बायस में एक चीज होता है ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या होता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या कहता है भैया, ब्रेक डाउन वोल्टेज कहता है कि उसके बाद करंट में कितना भी चेंज मार लो, ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद करंट में कितना भी चेंज मार लो, ये जेनर डायोड में कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे एक ग्राफ होता है फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का, क्या होता है, जैसे फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, एक टाइम तक करंट जो होता है वो कांस्टेंट रहता है और वो उसके बाद क्या होता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। रिवर्स बायस क्या कहता है, रिवर्स बायस कहता है कि थोड़ा सा करंट होगा तो थोड़ा सा करंट के बाद ये आगे चलेगा, लेकिन जैसे ब्रेक डाउन वोल्टेज आएगा वो बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल कांस्टेंट। तो ये आपका ग्राफ क्या है, ये आपका फॉरवर्ड बायस का है। किसका, फॉरवर्ड बायस का। ये ग्राफ पूछ लेता है, याद रखना 1 मार्क्स के अंदर। फॉरवर्ड बायस का ग्राफ है। और ये आपका रिवर्स बायस का, कौन सा, रिवर्स बायस का। ठीक है, फॉरवर्ड बायस। और ये जो पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं, आपका ब्रेक डाउन वोल्टेज। याद रखना, ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो इसी ब्रेक डाउन वोल्टेज का यूज किया। देखो इसमें लार्ज चेंज हुए जा रहा है, लेकिन करंट क्या आपका कांस्टेंट है। वोल्टेज में मैं चेंज किए जा रहा हूं, लेकिन करंट क्या आपका कांस्टेंट। तो इसी का यूज ये करता है,
कौन? जेनर डायोड। ये जेनर डायोड क्या काम करता है? ये जेनर डायोड करता है, जैसे मैंने ये 6 वोल्टेज है, ठीक है, प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, उसे आप पढ़ोगे नोट्स को जो मैंने नीचे दिया तो आपको यही लिखा मिलेगा, अच्छे से समझना। क्या बोला मैंने? ये अभी मैंने 6 वोल्टेज का दिया, तो समझ लो इसको चाहिए आपका 5 वोल्ट, इसको चाहिए जेनर डायोड को 5 वोल्ट, 5 वोल्ट तक ये आपके अंदर ड्रॉप करेगा वोल्टेज को। मैंने क्या किया, ये आ रहा है करंट, यहाँ पे सीरीज रेजिस्टेंस, तो यहाँ जितना भी ड्रॉप होना होगा, इसे 5 चाहिए भैया, इसे 5 मिल रहा है, ठीक है। अब ये ब्रेक डाउन वोल्टेज पे, तो इसमें तो लार्ज चेंज करते जाओ, इसमें तो कोई चेंज नहीं होना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं करंट को इंक्रीज करूंगा तो RS के थ्रू वोल्टेज इंक्रीज होगा। मैंने जैसे यहाँ करंट इंक्रीज किया, जैसे मैं DC वोल्टेज को इंक्रीज करूंगा, DC वोल्टेज इंक्रीज होगा तो RS में जो भी करंट होगा वो भी इंक्रीज, मतलब वोल्टेज ड्रॉप जो होगा RS के थ्रू वो भी इंक्रीज होगा। लेकिन जो जेनर डायोड में वो इंक्रीज नहीं होगा, जितना है उतना ही तो रहेगा भैया, ना डिक्रीज होगा ना इंक्रीज। तो मतलब जैसे ही मैं इसमें करंट को इंक्रीज करूंगा तो RS के थ्रू वोल्टेज जो होगा वो भी इंक्रीज होगा, और जब ये इंक्रीज होगा तो यहाँ पे हमारा जो है ये इंक्रीज RS तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, इसके कारण हमारा जो RL है वो आपका क्या होगा, इसके थ्रू आपका निकल जाए। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, लेकिन हमारा ये जो है रेगुलेटर के रूप में जो RL है वो हमें सेम टू सेम मिल रहा है, क्योंकि पैरेलल में हमारा क्या होता है, सेम होता है। तो आप क्या देखो, ये पैरेलल में है तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा सेम होगा। तो मैंने देखो RS के थ्रू जितना भी करंट थ्रू भेजूंगा तो यहाँ 5 है तो 5 का 5 ही मिलता रहेगा। मैं यहाँ इंक्रीज करूंगा तो RS के थ्रू इंक्रीज होगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट है तो हमारा ये भी कांस्टेंट है। यहाँ डिक्रीज करूंगा तो यहाँ तो कांस्टेंट रहेगा जितना था, ये हमारा सेम का सेम है। तो यहाँ पे ये कहता है कि जैसे ही हम इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो RS के थ्रू वोल्टेज ड्रॉप जो है वो भी इंक्रीज होता है, लेकिन हमारा जेनर डायोड वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, जिसके कारण आपका जो RL है, मतलब लोड रेजिस्टेंस जो है, जो आउटपुट है वो आपको सेम मिलता है। तो आपने क्या देखा, हम करंट को बढ़ाई जा रहे हैं, हमारा आउटपुट सेम में मिल रहा है, हम करंट को डिक्रीज कर रहे हैं, हमारा आउटपुट सेम में मिल रहा है। तो ये वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में काम आता है, मतलब कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, आउटपुट सेम 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 सेम। तो ये चीज हमारा वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में यूज किया जाता है, और किसके कारण, ब्रेक डाउन वोल्टेज के कारण। किसके कारण, ब्रेक डाउन वोल्टेज के कारण। इसकी जो नोट्स है ना वो मैंने नीचे दे दिया, पढ़ के देखना, आपको समझ आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है यार इसके अंदर जो समझ नहीं है, जो मैंने बताया उसको याद रखना और उसे एक बार पढ़ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से माइंड के अंदर बैठ जाएगा। चीज नोट पॉइंट के रूप में याद रखना भैया। नोट पॉइंट क्या होगा कि जो करंट है ना वो RS के थ्रू, जैसे मैं वोल्टेज थ्रू करूंगा तो इंक्रीज करूंगा तो RS के थ्रू भी करंट इंक्रीज होगा, और आपका किसके, जेनर डायोड से भी करंट इंक्रीज, करंट तो इंक्रीज होगा लेकिन वोल्टेज ड्रॉप ओनली आपका RS जो था उसके थ्रू ही इंक्रीज होगा, लेकिन आपका जेनर डायोड वोल्टेज ड्रॉप को इंक्रीज नहीं करेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो जिसके कारण जब वोल्टेज जो होगा वो सेम रहेगा, करंट इंक्रीज डिक्रीज होता जाएगा, इसीलिए उसे वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में काम किया जाता है। तो ये नोट पॉइंट आपके माइंड के अंदर रहना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ PN जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस एंड ड्रॉ द IV कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। अब देखो मैंने PN जंक्शन की वर्किंग और ये सब चीज तो आपको बता दी, PN जंक्शन का बताया था ना अभी, कैसे PN जंक्शन फॉर्म्ड हुआ था, ये चीज बता दिया ना। और IV कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है। IV कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है भैया, अभी मैंने एक ग्राफ बनाया था, याद हो तो, कौन सा ग्राफ था, ये वाला ग्राफ। क्या था, ये मैंने बनाया, और यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में एक टाइम बाद ये बढ़ जाता है, और रिवर्स बायस में इधर आके और एक टाइम बाद वो कांस्टेंट हो जाता है। तो इसे हम ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ये आपका फॉरवर्ड बायस का था, ये आपका रिवर्स बायस था, यही IV कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहलाती है, VI या IV कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये दोनों चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो दोबारा बताने की भी जरूरत नहीं होगी। PN जंक्शन डायोड क्या होता है और इसका जो IV कैरेक्टरिस्टिक्स है वो। अब ये दो चीज होने के बाद ये लास्ट क्वेश्चन आपका एक रह जाता है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाएगा, यहीं पे हमारे पूरा सेमीकंडक्टर खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा ये है, ये समझ लेते हैं। क्या कहता है ये, विच वन इज द रिवर्स बायस डायोड, कौन सा एक रिवर्स बायस डायोड है। तो भैया रिवर्स बायस में क्या बोला था मैंने, एक ऐसा डायोड जो आपका नेगेटिव, नेगेटिव मतलब कम पोटेंशियल, नेगेटिव मतलब कम पोटेंशियल, जो कम पोटेंशियल से जुड़ा होगा वो रिवर्स, और जो ज्यादा पोटेंशियल से जुड़ा होगा वो आपका कौन सा, क्या होगा, वो तो समझ ही सकते हो यार, फॉरवर्ड। यहां देखो P है, P आपका -5 है, ज्यादा से फॉरवर्ड, ये P है, ये P आपका अर्थिंग है, कम से, ये हमारा P है, लेकिन ये आपका नेगेटिव से है, और ये आपका किसमें, अर्थिंग है, तो ये है एक। अब यहाँ पे आपका P 10 है, तो ये आपका फॉरवर्ड बायस है, ठीक है। याद रखना कभी भी अर्थिंग में आपका ये कम है
तो ये पॉजिटिव में है तो ये पॉजिटिव वाला हमेशा ज़्यादा होता है भैया। पॉजिटिव वाला क्या होता है हमेशा ज़्यादा, और पॉजिटिव वाला ज़्यादा है और अर्थिंग किया है तो ये तो आपका समझ लो अर्थिंग नेगेटिव के ही समान हो जाएगा। अब क्या हुआ, ये आपका जो नेगेटिव वाला है वो कम है, कम वाला इससे जुड़ा हुआ है तो अर्थिंग वाला आपका ज़्यादा होगा ना, अर्थिंग वाला ज़्यादा होगा तो यह तो आपका फॉरवर्ड बायस हो गया। ये तो है ये फॉरवर्ड बायस, ये तो है ये फॉरवर्ड बायस, तो बचा कौन सा, ये तो रिवर्स बायस बचा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, रिवर्स बायस। आंख बंद करके लगा दो यार, रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस समझ गए ना। चलो यार समझ गए। ट्रांजिस्टर दो टाइप के होता है, ट्रांजिस्टर दो टाइप के, एक होता है पी, तीन चीजों को मिला के बनता है, और एक होता है NPN। ट्रांजिस्टर की तीन टांगे होती है, एक को कहते हैं एमीटर, एक को कहते हैं बेस, एक को कहते हैं कलेक्टर। तीन टांग तीन चीजें, ठीक है, तीन चीजों को मिला के। अब क्या होता है यहाँ पे दो चीजें आपका NPN और PNP। तो क्या होता है, जैसे एक सर्कल है तो एक सर्कल के ऊपर जैसे ये बना दिया मैंने, तो यहाँ से एक टांग आएगी, एक टांग मेरी यहाँ बाहर को जाएगी, तो ये जो हमारा टांग कहलाएगा ये, और एक ये टांग, इसको हम एमीटर कहते हैं। इसको एमीटर, नीचे यहाँ पे बेस होता है, ये आपका कलेक्टर कहलाता है। तो भैया जो NPN होगा ना, NPN से पता कैसे चलेगा, जो बाहर की ओर एमीटर पे बाहर की ओर करंट आ रहा होगा तो भैया NPN होगा, मतलब ये N होगा, ये P होगा, ये N होगा, ठीक है। याद रखना, बाहर की ओर करंट भाग रहा होगा तो NPN होगा, और जबकि अंदर की ओर करंट आ रहा होगा, अंदर की ओर कैसे, और ये जो ड्रॉ किया जाता है वो किस पे, एमीटर पे हमेशा किया जाता है। किस पे, एमीटर पे। तो अंदर की ओर करंट आ रहा तो ये PNP कहलाएगा। क्या कहलाएगा, PNP। तो दो तरह के आपका ट्रांजिस्टर होता है। पहला ट्रांजिस्टर जिसमें बाहर की ओर तीर हो, बाहर की तीर हो तो वो NPN, और जब अंदर की ओर तीर हो एमीटर के ऊपर तो वो PNP। कॉमन एमीटर का कौन सा होता है देख लो भैया, ये फिगर आप देख पा रहे होगे, कितना बड़ा फिगर है ये कॉमन एमीटर का। आसान सा ही है। देखो क्या बनाना है आपको, सबसे पहले एक सर्कल सा बनाना है। इस सर्कल के अंदर क्या देखने हैं आपको, तीन टंगड़ी बना देनी है, तीन टांगे। एक ये आपका जो होगा ये आपका एमीटर कहलाएगा, ये आपका बेस कहलाएगा, भैया ये आपका कलेक्टर कहलाएगा। तीन को बना दिए ना। अब यहाँ से ये माइक्रो एमीटर इसलिए लगाया गया है क्योंकि रिवर्स बायस जो होता है ना भैया, ये रिवर्स बायस, तो रिवर्स बायस में जो होता है ना करंट बहुत कम होता है, तो रिवर्स वाला बायस वाले को करंट को हम क्या कर लेते हैं, कम, तो कम माइक्रो में ही कर लेगा। ये आपको एक वो बना दिया गया। याद रखना, नेमिंग जिस टाइम पे की जाती है ना, उस टाइम पे वोल्टेज जो है बेस और एमीटर के बीच का ये वोल्टेज है, तो बेस और एमीटर के बीच का वोल्टेज है तो ये लिखा जाएगा। और बैटरी की जब नेमिंग कर रहे हो तो बैटरी की नेमिंग में जो आपका ये एमीटर जो है जो आपका कॉमन है उसका नाम नहीं लिखा जाता। तो भैया बेस और एमीटर के बीच का बैटरी कौन सा है ये, तो इसको एमीटर को नहीं लिखोगे, ओनली BVB, मतलब जो वोल्ट बैटरी है वो बेस के बीच का है, इसके और इसके बीच का है तो क्या होगा VCE। समझ गए। अब क्या होगा, ये VCE है, अब E को इसमें भी नहीं लिखेंगे, जब बैटरी की इसकी नेमिंग कर रहे होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, E नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे CC, तो BCC हो जाएगा। और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो मिली एम्पियर में इसलिए लिया गया है कि भैया ये फॉरवर्ड बायस में, और फॉरवर्ड बायस में जो करंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो ये चीज मैंने बना दिया। अब इसमें याद रखना पूछा जाता है आपसे 5 टर्म, इनपुट करेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स, ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस और करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा, ये पूछे जाते हैं आपसे। तो इनकी डिफाइन याद रखना, इनके नोट्स मिल जाएंगे जो दिए गए हैं। इनपुट करेक्टरिस्टिक्स की डिफाइन किया होती है, ये इनपुट करेक्टरिस्टिक्स की डिफाइन अच्छे से सुनना। द वेरिएशन ऑफ बेस करंट, द वेरिएशन ऑफ बेस करंट विद द वेरिएशन ऑफ बेस एमीटर वोल्टेज, मतलब बेस एमीटर वोल्टेज को वेरिएट करूंगा मैं तो आपका बेस करंट में भी वेरिएशन आएगा। इतना तो समझ रहे हो ना। द वेरिएशन ऑफ बेस करंट विद द वेरिएशन ऑफ बेस एमीटर वोल्टेज एट द कांस्टेंट, उस टाइम पे कांस्टेंट क्या रहना चाहिए, इनमें मैं चेंज कर रहा हूं तो यहां कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, तो कांस्टेंट क्या रहेगा, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज। उस टाइम पे कौन सा, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। बेस करंट में वेरिएशन विद द वेरिएशन ऑफ बेस एमीटर वोल्टेज एट द कांस्टेंट कलेक्टर एमीटर वोल्टेज। फर्स्ट इनपुट समझ गए। बोलता है भैया आउटपुट, आउटपुट बोलता है इनपुट को इधर को भूल जाओ, अब इधर आ जाओ। आउटपुट बोलता है द वेरिएशन ऑफ कलेक्टर करंट, द वेरिएशन ऑफ कलेक्टर करंट with the variation of collector emitter voltage, with the variation of collector emitter voltage at the constant base current। कौन सा,
बेस करंट, इसमें थोड़ा उल्टा हो जाता भैया, इसमें ई नहीं लिया जाता, इसमें क्या लिया जाता? करंट में। करंट में नहीं चेंज, इधर करंट में चेंज करोगे तभी उधर जाके चेंज होगा। तो क्या बोलता है? द वेरिएशन ऑफ कलेक्टर करंट विद द वेरिएशन ऑफ कलेक्टर एमिटर वोल्टेज एट द कांस्टेंट बेस करंट होना चाहिए उस टाइम पे, तो वो आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। इनपुट और आउटपुट इनके ग्राफ होते हैं। इनपुट का जो ग्राफ होता है, इनपुट का ग्राफ में क्या बताया मैंने? वेरिएशन किसका? IB का और यहाँ पे VBE का, इन दोनों के बीच का वेरिएशन होगा। तो ये इनका वेरिएशन जो होता है थोड़ा ऐसा होता है, यहाँ से शुरू होता है। तो ये वेरिएशन इनपुट का होता है। किसका? ये इनपुट का होता है। तो इनपुट का वेरिएशन याद रखना। अब आउटपुट का जो वेरिएशन होता है वो थोड़ा ऐसा होता है यार, वो किसके बीच में होता है? ये तो आपका VCE के बीच में और IC के बीच में होता है। और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है यहाँ पे VCE, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? VCE। अब यहाँ पे क्या जाता है? यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा बनता है, ये आया, ये ऐसे निकल गया, ठीक है, ये आया ऊपर से थोड़ा ऐसे निकल गया, और ये थोड़ा सा आया, ये ऊपर से ऐसे निकल गया। तो इस टाइम पे क्या किया जाता है? यहाँ पे IB जो है हमारा वो कांस्टेंट होता है, IB जो है कांस्टेंट होता है। तो यहाँ IB के 3 कंडीशन ले लिए गए हैं, कांस्टेंट थोड़ा चेंज करके। तो बस IB के 3 कंडीशन होते हैं। तो ये आपका आउटपुट हो जाता है, आउटपुट, और ये आपके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के ग्राफ हो जाते हैं। ग्राफ भी आपको समझ आ गया, सब कुछ आ गया। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स समझ रहे हो ना? क्या कहेगा? वो कहेगा कि यहाँ का करंट को यहाँ ट्रांसफर करना, यही तो होगा ना। तो ये बोलता है कि द वेरिएशन ऑफ बेस करंट, बेस करंट में वेरिएशन विद द वेरिएशन ऑफ कलेक्टर करंट, ठीक है, बेस करंट और कलेक्टर करंट में वेरिएशन होना एट अ कांस्टेंट कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, मतलब इसका कांस्टेंट रहना चाहिए तभी इन दोनों के बीच में वेरिएशन हो पाएगा। तो ये कहता है द वेरिएशन ऑफ बेस करंट विद द वेरिएशन ऑफ कलेक्टर करंट एट द कांस्टेंट कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, ये कहता है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस में क्या देखेंगे? इनपुट रेजिस्टेंस हम V अपॉन में I जानते हो ना भैया। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है R इज इक्वल टू V अपॉन में I होता है। भैया I बना दो मैंने। अब V हमारा क्या होगा? इनपुट। इनपुट में हमारा V वोल्टेज क्या था? VB, यही था ना हमारा। तो क्या था? चेंज इन वोल्टेज बेस एमीटर के बीच का और चेंज इन करंट IB एट अ कांस्टेंट, किसके बीच में? बेस कलेक्टर एमीटर के बीच में। मतलब किसके बीच में? कलेक्टर एमीटर कांस्टेंट रहेगा। इस इनपुट रेजिस्टेंस की आपकी डिफाइन क्या बन जाएगी? तो इनपुट रेजिस्टेंस की डिफाइन क्या हो जाएगी आपकी? इट इज अ रेशो ऑफ बेस एमीटर वोल्टेज एंड बेस करंट विद द कांस्टेंट कलेक्टर एमीटर वोल्टेज, ठीक है। तो ये चीज बन जाए। इसी में आउटपुट का आप बना सकते हैं। आउटपुट में क्या हो जाएगा? इसकी जगह पे आ जाएगा VCE अपॉन में IC, और यहाँ पे हो जाएगा आपका IB, क्योंकि उस टाइम पे कांस्टेंट क्या होता? IB था। तो ये आप चेंज कर सकते हो। ये अब आता है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा इज इक्वल टू होता है चेंज इन कलेक्टर करंट, चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन में चेंज इन बेस करंट, चेंज इन बेस करंट, मतलब इन दोनों के बीच में चेंज हो और कांस्टेंट क्या हो आपका? VCE। ये क्या कहता है कि आप कलेक्टर और बेस करंट का रेशो निकाल दो और आपका ये जो है वो आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। भैया ये कांस्टेंट रहेगा तभी इन दोनों के बीच में चेंज का कोई फायदा भी होगा। तो ये 6 टर्म्स को अपने माइंड के अंदर याद रखना, और ये इस फिगर को थोड़ा फिगर अच्छे से बना के देखना, ठीक है। 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे फिगर आराम से आप बना लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों एक क्वेश्चन, एक छोटा 1 मार्क्स का लास्ट में बताते हुए जाऊंगा यार। 1 मार्क्स और भी पक्के करवाते जाऊं, क्योंकि 14 मार्क्स आपके पक्के होने हैं, कहीं 13 ही ना पक्के हो जाए इसके कारण। तो क्या पूछा जाता है आपके पेपर में? ये पूछ लिया जाता है भैया एक ग्राफ दिया हुआ, बताओ किस का रीजन में, किस रीजन के अंदर आपका ट्रांजिस्टर जो होता है वो एज एन एम्पलीफायर और एज एन स्विच के रूप में काम करता है। तो याद रखना, कभी भी आपसे पूछेगा किस रीजन के बीच में जो आपका ट्रांजिस्टर होता है एज एन एम्पलीफायर के रूप में काम करता है, तो एम्पलीफायर ओनली एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन के अंदर आपका वो एम्पलीफायर के रूप में यूज होता है। लेकिन वो पूछे आपका कि किस टाइम पे आपका स्विच के रूप में, तो स्विच आपका कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन। ये आपका ग्राफ याद रखना, ऐसा ग्राफ बनता है और इन दोनों के बीच में ये दोगे। एक्टिव रीजन में वो एम्पलीफायर होगा और उसके बाद एम्पलीफाई मतलब जानते हो ना, कोई भी चीज दी उसको एम्पलीफाई करके दे, ठीक है, बढ़ा के दे, ठीक है। और जो आपका कट ऑफ रीजन जो होता है, कट ऑफ रीजन सैचुरेशन वाला, ये कट ऑफ रीजन में जो होता है वो क्या काम करता है? वो कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन में, इन दोनों के बीच में वो एज एन स्विच के रूप में काम करता है। तो स्विच भी आप जान गए और ये भी जान गए। अब देखो हमारा, मैं एक चीज बता देता हूँ, एक क्वेश्चन में इसमें जो सबसे लास्ट में आउटपुट रह गया, इसका वेव फॉर्म जो होगा, इसका वेव फॉर्म एम्पलीफायर का बता देता हूँ, ठीक है। एम्पलीफायर का जो वर्किंग और वो चीज आप नोट्स में से एक बार पढ़ डालना, ठीक है। आप इसका जो वेव फॉर्म बता देता हूँ, वेव फॉर्म कैसा होता है। जैसे मैंने दिया क्या, आपका जो इनपुट देता हूँ मैं, ठीक है, इनपुट मेरा ऐसा कुछ जाता है, इनपुट मेरा ऐसा जाएगा, लेकिन आउटपुट जो इसका वेव फॉर्म का मिलता है वो आउटपुट मेरा कैसा मिल जाता है?
कुछ ऐसा आउटपुट रहता है। क्या रहता है मेरा? कुछ ऐसा आउटपुट रहता है। तो आउटपुट मेरा ये हो जाता है इसका वेव फॉर्म का, और जो मेरा इनपुट है देख रहे हो, इनपुट मेरा ऐसा है। उसके लास्ट में जब नोट्स को पढ़ोगे ना, सबसे लास्ट में ना 2 लाइनें लिखी होगी, उसके अंदर लिखा होगा कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो इनपुट और आउटपुट के बीच में है, दोनों क्या है? आउट ऑफ फेज है। देख सकते हो इसमें मैंने आपको अपोजिट डायरेक्शन में दिया है, इसमें मैंने देखो उल्टे डायरेक्शन में दिया है। तो ये आउट ऑफ फेज होते हैं। पहले ये नेगेटिव रिवर्स बायस, फिर आपका फॉरवर्ड बायस है। ये आपका फॉरवर्ड और रिवर्स बायस फिर आया, तो ये आपका आउट ऑफ फेज है। वो उसके अंदर लिखा मिलेगा, वो डेरिवेशन आप अच्छे से बिल्कुल अच्छे तरीके से कर डालोगे, मैं मानता हूँ। ठीक है, तो ये आप इसको कर डालना। सबसे लास्ट ही टॉपिक होगा, मैं उसके ऊपर ना आपका इंपॉर्टेंट लिख के आपको डाल दूंगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? नेम द लॉजिक गेट रिप्रेजेंट, मतलब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा लॉजिक गेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। और सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो ट्रूथ टेबल हमारा क्या बनेगा? यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ए दिया मैंने, बी दिया। ए मैंने दिया समझ लो 0, बी भी मैंने 0, ए मैंने 0, फिर ये 1, ये 1, ये 0, ये 1 और ये 1, ऐसे 4 कंडीशन होगी ना इनपुट देने की, मैंने दे दी। अब क्या करेगा? ये फर्स्ट कंडीशन में यहाँ से 0 जाएगा तो 0 यहाँ से 1 निकलेगा, यहाँ 1 जाएगा तो यहाँ से, यहाँ 1 गया तो यहाँ से 0 निकलेगा। तो देखो ये 0 यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 0 यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 1 वहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा। ये 0 यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 0 यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा। ऐसी कंडीशन निकलेगी हमारी ये फर्स्ट वाले यहाँ से। अब क्या होगा? जैसे ही यहाँ से जाएंगे नोट वाले इसमें, तो ये और गेट क्या कर देता है? एडअप करता है। एडअप करके फिर ये नोट करेगा, ये क्या करेगा? इसका उल्टा। तो पहले इन दोनों को एडअप करता हूँ। 1 और 1 2 तो नहीं होगा ना, 1 ही होगा। 1 का उल्टा 0, फिर 1 और 0 1 होता है, 1 का उल्टा 0, 0 और 1 1 होता है, 1 का उल्टा 0 और 0 0 0 होता है, उसका उल्टा 1। अब ये 0 0 1 किसका आउटपुट था यार? एंड गेट का था ना। तो भैया ये एंड गेट बन गया हमारा। कौन सा बन गया? एंड गेट। इसका ट्रूथ टेबल आप यहाँ पे देख पा रहे हो। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? समझ गए ना? तो इस तरीके से आपने देख लिया कि सेमीकंडक्टर जो था हमारा यहीं पे क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मत छोड़ना, स्किप मत करना। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बताना कौन सा चैप्टर नेक्स्ट आप चाहते हो जिसपे मैं लेके आऊं। ठीक है, वो जरूर नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना यार, क्योंकि आप लाइक करते हो ना तो मजा आ जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे धमाकेदार और मजेदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बने रहे बिक्की वर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।